हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक का नाम है हमारे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ राजस्थान। वैसे तो हम कई वीडियोज़ या टॉपिक्स के माध्यम से कई व्यक्तित्व के बारे में जान चुके हैं, लेकिन कुछ और व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। हो सकता है परीक्षा में आपको इनसे फ़ायदा हो। पहला व्यक्तित्व हमारे कौन है? निहाल चंद। निहाल चंद की बात करें तो किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? हमारे निहाल चंद को दिया जाता है। तो निहाल चंद है तो ये कौन थे? हमारे किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह, इनके दरबारी थे। क्या? किशनगढ़ के जो शासक थे सावंत सिंह, इनके दरबारी विद्वान कौन, दरबारी चित्रकार कौन थे? हमारे निहाल चंद। इन्होंने सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। इन्होंने क्या किया था? सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी थी ना बनी ठनी, इनको राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। और बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। बनी ठनी के चित्र को क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। दूसरे व्यक्तित्व हमारे कौन है? हमारे पन्नाधाय। पन्नाधाय के लिए 2 लाइन कही गई है। कौन सी? हीरा पन्ना मोकला, खोदा खान पहाड़, असली पन्ना तो जने, माटी धर मेवाड़। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। पन्नाधाय के लिए क्या कहा गया है कि हीरा पन्ना मोकला, खोदा खान पहाड़, असली पन्ना तो जने, माटी धर मेवाड़। तो मेवाड़ की धरती पे पन्नाधाय जैसी जो त्यागपूर्ण महिला जन्म लेती है उसके बारे में कहा गया कि स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान की मिसाल है पन्नाधाय। इनका जन्म चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में हाकला गुजर के घर में हुआ था। किनके? हाकला गुजर के घर में हुआ था। पन्ना का विवाह महाराणा सांगा थे, इनकी सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ था। महाराणा सांगा थे, उनकी जो सेना थी तो सेना में एक थे सूरजमल सैनिक, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ था पन्नाधाय का। पन्ना के पुत्र चंदन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया था। मतलब उदय सिंह और जो हमारी पन्नाधाय के पुत्र थे चंदन, ये लगभग सेम एज के ही थे। तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनके अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की धाय नियुक्त किया गया, मतलब उनकी जो सेविका नियुक्त किया गया। किनका? हमारे उदय सिंह की। मेवाड़ के सामंत थे बनबीर, उन्होंने 1535 से महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। किसकी? महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके युवराज उदय सिंह की हत्या करने का भी प्रयास किया था। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटा दिया और बनबीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राणों की रक्षा की। उदय सिंह को क्या किया? उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राणों की रक्षा की। तो मेवाड़ के इतिहास में पन्नाधाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना मानी जाती है। अगले आती है हमारी कौन? गौराधाय। तो पन्नाधाय के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन फिर आती है हमारी गौराधाय। तो मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्नाधाय को प्राप्त है वही महत्व हमारे मारवाड़ में गौराधाय को प्राप्त है। तो वीरांगना गौराधाय का जन्म हमारे 4 जून 1646 को एक माली परिवार में रत्नोजी टाँक और माता रूपा के घर पे जोधपुर में हुआ था। तो वीरांगना थी हमारी कौन? गौराधाय। इनका जन्म हमारे 4 जून 1646 में एक माली परिवार में रत्नोजी टाँक और माता रूपा के घर में हुआ था। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भलावत इनके साथ हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? मंडोर के थे कौन? मनोहर गोपी भलावत, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद के थाना थे ना, वहाँ पे मृत्यु हो जाती। उसके बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। तो आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। जो जमरूद के थाना जो हमारे अफ़गानिस्तान है, तो वहाँ पे क्या है, हमारे महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1678 में। तब उनके जो सरदार थे उन्होंने महाराजा के जो परिवार थे उनको सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। जब वो जा रहे थे सुरक्षित, तो रास्ते में क्या होता? अजीत सिंह का जन्म हो जाता है। यह खबर मिलते औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। उन्होंने कहा कि अब जसवंत सिंह की तो मृत्यु हो गई है, तो आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली आ जाइए। पूरा परिवार क्या है? दिल्ली आ जाता है। तो औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर वीर दुर्गादास ने समझ गए कि औरंगजेब के इरादे ठीक नहीं है। वो चाहता था कि जसवंत सिंह तो ख़त्म हो ही गया, अब उनके पुत्र जो अजीत सिंह है उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो इसी इरादे से महाराजा के उत्तराधिकारी राजकुमार अजीत सिंह को बचाने की उन्होंने एक युक्ति सोची। वीर दुर्गादास और मारवाड़ के अन्य जो वफादार सरदार थे
तो वीर दुर्गादास और मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोराधाय को एक साधारण सफाई कर्मी की स्वांग रचाकर, मतलब एक ऐसा भेज दिया जो साधारण सफाई कर्मी की कपड़े पहनाकर राजकुमार को शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई। तो गोराधाय क्या करती है, दिल्ली जाती है और दिल्ली में जो हमारे अजीत सिंह है उसको किले से बाहर निकालने की कोशिश करती है। और किस रूप में जाती है, सफाईकर्ता के रूप में जाती है। और वह अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित बाहर ले आती है। वो क्या करती है, अपने पुत्र को तो अजीत सिंह की जगह सुला देती है और अजीत सिंह को टोकरे में बाहर निकालने की कोशिश करती है। राजकुमार को गोराधाय की मुकंदास खींची। क्या राजकुमार को गोराधाय ने क्या किया, मुकंदास खींची, जो कि सपेरे के भेष में था, उसको सौंप दिया था। किले से बाहर आकर किसे सौंप दिया, मुकंदास खींची को, जो सपेरे के भेष में वहाँ खड़ा था। इस प्रकार गोराधाय ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की जान बचाई। धन्य है हमारी गोराबाई धाय। गोराधाय के अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय गीत धूसों में भी गाया जाता है। जो राष्ट्रीय गीत है किसका, जोधपुर राज्य का, उसमें कि और वो कौन सा, धूसो। तो धूसा या धूसो कहे तो उसमें भी हमारे गोराधाय का जो त्याग है उसको बताया गया है। उनकी स्मृति में जोधपुर में 6 खंभों की छतरी का निर्माण 1711 में करवाया गया था। ध्यान रखना, 6 खंभों की छतरी हमारे 1711 में निर्माण हुआ था। किनकी स्मृति में, गोराधाय की। और जोधपुर में गोराधाय का नाम से बावड़ी भी है, तो गोराधाय की बावड़ी है। अगली हमारी कौन है पर्सनैलिटी, वो है हमारी गौरीबाई। तो गौरीबाई के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महाराजा शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। आप इसे याद रखें, गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, डूंगरपुर महाराजा शिव सिंह के द्वारा। कब, 1829 में। और गौरीबाई को हम वागड़ की मीरा कहते हैं। फिर आते हैं हमारे वीर दुर्गादास राठौड़। चित्र में आप देख सकते हैं। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के बेटे थे। किसके बेटे थे, आस्करण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। तो दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ, 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। और वो जसवंत सिंह की सेना में रहे थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके रानियों और खालसा हुए जोधपुर, मतलब खालसा तो समझ सकते हैं, जब मुख्य राजा मर जाता है तो उनकी भूमि को जो बड़ा राजा होता है तो वो अपने क्षेत्र में ला लेता है, मतलब सरकारी भूमि बना लेता है, तो उसे खालसा कहते थे। तो जैसे हमारे जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो उनका जो जोधपुर है वो खालसा राज्य, मतलब औरंगजेब अपना क्षेत्र बना लेता है। तो उनके रानी और खालसा क्षेत्र हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब ने से उनकी मृत्यु पर्यंत, मतलब 1707 तक राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। तो इसे 30 वर्षीय संघर्ष भी कहते हैं। यदि आपने 30 वर्षीय संघर्ष के बारे में सुना हो तो ये किस किस के बीच हुआ था, ये हमारे जो दुर्गादास राठौड़ और जो हमारे मेवाड़ है तो इनके बीच में हुआ था। तो 30 साल तक क्या है, अजीत सिंह को जब तक राजा नहीं बना दिया गया तब तक ये गठबंधन चलता है। और किसके खिलाफ चलता है, ये औरंगजेब के खिलाफ चलता है। ये 1600 जो हमारे क्या 67 है, तो 77 है, 1677 से 1707 तक चलता है। और ये तब तक चलता है जब तक हमारे अजीत सिंह को राजा नहीं बना दिया गया। बात करें हमारे शहजादा अकबर को, जो हमारे औरंगजेब के बेटे थे शहजादा अकबर, इनको औरंगजेब के खिलाफ भी सहायता दी थी। जब हमारे शहजादा अकबर विद्रोह कर देते अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ, तब दुर्गादास राठौड़ ने ही अकबर की सहायता की थी। और उनके पुत्र और पुत्री बुलंद अख्तर और सफ़ियतुन्निसा, इनको इस्लामोचिस शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया। जो मित्र थे किसके, शहजादा अकबर के, तो मित्र धर्म निभाया और सहिष्णुता का परिचय दिया। मतलब एक हिंदू होकर एक मुस्लिम के, और जो भी अपने विरोधी धर्म के साथ ही साथ है ना, जो विरोधी व्यक्ति के जो पोते पोती थे, मतलब औरंगजेब के पोता पोती थे, कौन, बुलंद अख्तर और सफ़ियतुन्निसा, इनको क्या है इस्लाम के अनुसार ही उन्होंने शिक्षा दी। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, सहिष्णुता का भी परिचय दिया। ये उदाहरण बहुत कम मिलता है। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने के कारण, अंत में क्या होता है, महाराजा अजीत सिंह से अनबन हो जाती है। तो इस वजह से सकुटुंब मेवाड़ में चले आते हैं और अपने स्वावलंबी होने का परिचय देते हैं। मतलब अजीत सिंह को राजा बना देते हैं और खुद मेवाड़ जो मारवाड़ छोड़ के मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं।
दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई थी। और उनकी वीरता और साहस की गुणगान में मारवाड़ में ये प्रचलित है बात। कौन सी? मायड़ ऐसा पूत जड़ जैसा दुर्गादास, कि माताजी आप बेटा जन्म दो तो ऐसा बेटा जन्म दो जैसे कि दुर्गादास। अगले हमारे पर्सनैलिटी आती है दुर्साडा। चित्र में भी आप दुर्साडा देख सकते हैं। तो अकबर के समकालीन थे दुर्साडा। उन्होंने महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। हमारा दुर्साडा ने क्या किया? महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। उनकी एक बुक है, कौन सी? विरुद्ध छतरेरी, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। कीर्तार बावणी, वीरमदेव सोलंकी का दोहा, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो विरुद्ध छतरेरी, कीर्तार बावणी, वीरमदेव सोलंकी का दोहा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। किसकी? दुर्साडा की। फिर आती दयालदास। दयालदास की बात करें तो बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात की रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 में बीकानेर की कुड़िया नामक गांव में हुआ था। दयालदास की ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा जो सरदार सिंह है इसके राज्यारोहण मतलब 1851 तक का पूरा इतिहास लिखा गया है। किसमें? दयालदासरी ख्यात के अंदर। यह ख्यात के हमारे बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद, बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब को समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है। कौन? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। फिर आते हैं हमारे कविराजा श्यामल दास। क्या कविराजा श्यामल दास चित्र में आप देख सकते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे। कौन? कविराजा श्यामल दास। तो इनका जन्म 1836 में धोंकलिया, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म होता है। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने क्या किया? मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद के नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। किसमें? वीर विनोद नामक एक ग्रंथ था, उसमें संकलित किया गया था। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसरी हिंद की उपाधि दी और महाराणा जो मेवाड़ के महाराणा थे इन्होंने इन्हें कवि राजा की उपाधि से सुशोभित किया था। कौन है? हमारे कविराजा श्यामल दास। फिर आता गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्या गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो राजस्थान के इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1836 में रोहिड़ा सीकर में हुआ था। सीकर के सिरोही में हुआ था। कहाँ? 1863 में रोहिड़ा सिरोही में इनका जन्म हुआ था गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। चित्र में भी आप देख सकते हैं। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक एक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजों ने इन्हें महोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इन्हें महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि भी दी थी। कौन है? हमारे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर इन्होंने क्या किया? राजस्थान की कई रियासतों का इतिहास लिखकर उसे समृद्ध बनाया। अगली पर्सनैलिटी आती है मेरे कौन? व्यक्तित्व आते हैं बावजी चतुर सिंह। अब आपने कई बार नाम ही नहीं सुना होगा इनका। तो मेवाड़ राजघराने से संबंधित लोक संत चतुर सिंह, इनका जन्म 1879 में मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही ये विधुर हो जाते हैं, मतलब इनकी पत्नी मर जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने क्या? स्वयं को धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में लगा दिया। फिर उदयपुर के पास सुखेर गांव में उदयपुर के पास सुखेर गांव में एक झोपड़ी में योगाभ्यास, चिंतन और जनोपयोगी जो साहित्य इसकी रचना करते हुए उन्होंने पूरा जीवन काटा, मतलब जीवन व्यतीत किया। वे संस्कृत और राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। कौन? बावजी चतुर सिंह क्या थे? संस्कृत और राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। भगवत गीता की गंगाजली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, सांख्य तत्व की समाज टीका, मानव मित्र चरित्र, शेष चरित्र, अलग 25सी, अनुभव प्रकाश, चतुर चिंतामणि, समाज 32सी, इस तरह उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। और अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का प्रयास करते हुए 1929 में चतुर सिंह की मृत्यु हो जाती है। चतुर सिंह ने अच्छे और बुरे लोगों के संबंध में अपने प्रतीकों के माध्यम से समझाते हुए लिखा था क्या? कि कारण तो कह तो फिरे। क्या कारण? मतलब कागज के बारे में बताते कि कारण तो कह तो फिरे, हर कीनी हकनाक, जंडरी वे उड़ने कहे हियो लिफाफो राख। वे जब एक बार लिफाफा राख हो जाता है मतलब शरीर नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो उसकी अच्छाइयाँ होती है वही दिखती है, और बुराइयाँ हैं वो ये सब है ना, उसके मरने के बाद है ना, जो अच्छाइयाँ ही दिखती है, बुराइयों की तो कोई ध्यान भी नहीं देता है। तो अच्छाई करोगे तो आगे तक काम देती है।
और यदि आप जिंदा हो तो आप अपने मुंह से कितनी ही अपनी अच्छाई कर लो, वो अच्छाई नहीं मानी जाती। अगले हमारे पर्सनैलिटी आती है, वो कौन आते हैं? बीरबल सिंह। बीरबल सिंह की बात करें तो गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन के अगुवा रहे थे। कौन? बीरबल सिंह। तो प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन करके भावी रणनीति पर विचार किया। कब? 30 जून 1946 को। 1 जुलाई 1946 के दिन, कब? 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की कहानी सूचना पाकर, क्या? रेलवे स्टेशन पर जो कार्यकर्ता थे उनकी गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। क्या किया? सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी और एक गोली हमारे बीरबल सिंह पे लग जाती है, लेकिन वो खुद मर गए, लेकिन तिरंगों को उन्होंने नहीं गिरने दिया। मतलब खुद शहीद हो गए लेकिन तिरंगे को उन्होंने गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में बीरबल सिंह यही कह रहे थे कि झंडा ऊंचे रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अगले हमारी पर्सनैलिटी आती है, कौन? विजयदान देथा। 1 सितंबर 1926 को बोरोंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियाँ थी। कौन कौन? बातारी फुलवारी, जो क्या है? लोक कथा का संग्रह था। बापू के 3 हत्यारे, ठीक है। आलोचना 1948। चौधरायन की चतुराई, लघु का भाई आलोचनात्मक थी बापू के 3 हत्यारे। कि ऐसा नहीं है कि बापू को जो हत्या रहा था कौन? नाथूराम गोडसे आतंकवादी, तो उसके द्वारा ही की गई थी, तो ऐसा नहीं है। तो आलोचना ऐसा नहीं है, उनके पुत्रों के द्वारा भी उनकी मानसिक हत्या की गई थी, मतलब। तो इस तरह बापू के 3 हत्यारे। चौधरायन की चतुराई मतलब लघु कहानी थी, लघु कहानी संग्रह 1996। दुविधा, अकेल, अलेख्यु हिटलर, तो इस तरह बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी कि इन्होंने विजयदान देथा ने। चित्र में आप देख सकते हैं। ये रूपायन संस्थान बोरोंदा के सह संस्थापक भी रहे हैं। बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध थे विजयदान देथा। इनको क्या 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 ईस्वी में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में, तो ये एक बार और देख लेते। बिज्जी नाम से ये प्रसिद्ध थे। 1974 में इनको क्या है? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में इनको भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार, 2006 में इनको साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में इनको पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से इनको सम्मानित किया गया। बात करें इनकी, तो उनकी एक लोक कथा मणिकौल ने, पहले द्विधा फिल्म बनाई गई इस मणिकौल एक कहानी पर, फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने क्या पहले नामक फिल्म बनाई थी। अगले पर्सनैलिटी आती है मेरे कन्हैयालाल सेठिया। तो लोकप्रिय गीत थे धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीतल के यशस्वी रचयिता कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। तो इनका जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। क्या? राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म होता है। किनका? कन्हैयालाल सेठिया का। इन्होंने कौन सी रचनाएं की? धरती धोरारी और पाथल और पीतल। चित्र में आप कन्हैयालाल सेठिया जी को देख सकते हैं। तो सुजानगढ़ और कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1934 में वो गांधी जी के संपर्क में आए और खादी प्रचार और दलित उद्धार के कार्य में लग जाते हैं। 1941 में उनका पहला काव्य संग्रह वन फूल प्रकाशित होता है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्निवीणा 1942 में वो छापा जाता है, 1942 में, जिसके कारण उन पर क्या है? राजद्रोह का आरोप लगता है। वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे थे और 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में सेठिया जी ने, जो कन्हैयालाल सेठिया जी, इन्होंने सामंतवाद का विरोध करते हुए कुण जमीनों धनी कविता के माध्यम से कृषक समुदाय को जागृत किया। किसको? कृषक समुदाय थे, इनको इन्होंने जागृत किया। किस नाम से? कुण जमीनों धनी कविता के माध्यम से। फिर राजस्थान निर्माण के दौरान आबू को, जब राजस्थान का निर्माण हो रहा था, मतलब राजस्थान के एकीकरण की बात करें, तब आबू को राजस्थान में सम्मिलित करवाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। हल्दीघाटी चतुर्थ शताब्दी समारोह 1976 में, चित्रकूट मेला 1976 में, पश्चिमी सांस्कृतिक परिषद उदयपुर में सक्रिय भागीदारी निभाकर उन्होंने राजस्थान की विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कन्हैयालाल सेठिया जी को अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1976 में उनकी अपनी कृति थी लीलन टास, इसके लिए
केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा पुरस्कार दिया गया। उनकी अपनी कृति थी कौन सी? लीलनटास। ये एक पक्षी है जो हमारे क्या दशहरे के दिन दिखाई देता है और दशहरे के दिन देखना इसको शुभ माना जाता है। तो उस पर एक जो कृति थी किसकी? हमारे कन्हैयालाल सेठिया जी की। तो 1988 में उन्होंने निग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार, 1987 में शबद के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार और सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार भी दिया गया। तो इनकी कृतियाँ याद रखेंगे। निग्रंथ के लिए उनको मूर्ति देवी पुरस्कार, 1987 में शबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और सत्यवादी के लिए टांटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से उनको नवाजा गया। सेठिया जी ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की दिशा में भी अथक प्रयास किया था। 1 नवंबर 2008 को कलकत्ता में कन्हैयालाल सेठिया का निधन हो जाता है। अगली पर्सनैलिटी आती है मेरे को अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई की बात करें तो केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, सभी ने सुना है ये गाना। तो ये गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो जाता है। कौन है? अल्लाह जिलाबाई। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ था। मांड गायकी में विशेष योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया किनको? मांड गायकी की गायिका अल्लाह जिलाबाई को। तो अल्लाह जिलाबाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। इसका कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया BBC लंदन के द्वारा। अगली हमारी पर्सनैलिटी आती है कौन? गौरी देवी। तो मांड गायकी शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका थी हमारी गौरी देवी। इनका जन्म होता है 1920 में। कहाँ पे? जोधपुर में। तो 1920 में जोधपुर में इनका जन्म होता है। किसका? गौरी देवी का। संगीत इनको विरासत में मिला था। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं मानी जाती है। मॉस्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायकी से श्रोताओं को सम्मोहित करके प्रदेश का नाम रोशन किया था। किसमें? मॉस्को में जो भारत महोत्सव है उसमें गौरी देवी ने मांड गायकी से क्या श्रोताओं को सम्मोहित करके जो हमारे प्रदेश है इसका नाम रोशन किया था। अगले हमारे जो पर्सनैलिटी आती है कौन? कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की बात करें तो 20 मई 1918 को रामपुर बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह इनको जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं के द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण करके उन पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। कब? 18 जुलाई 1948 को। तो 18 जुलाई 1948 को 6ठी राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को क्या किया गया? जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं पर अधिकृत एक मतलब शत्रुओं ने कब्जा कर लिया था, एक पहाड़ी पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन को ठिकाने से नष्ट कर दिया, दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कौन थे? कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। फिर आता है मेजर शैतान सिंह। चित्र में आप मेजर शैतान सिंह को देख सकते हैं। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ था। कहाँ पे? फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में इनका जन्म हुआ था। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया था, उस समय इस चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान चार्ली कंपनी पर थी। क्या? मेजर शैतान सिंह की एक कंपनी थी जिसको कहते हैं चार्ली कंपनी। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे थी? मेजर शैतान सिंह की कंपनी चार्ली कंपनी पर इसकी जिम्मेदारी थी कि वह उसकी रक्षा करें। अपने 120 साथियों के साथ उन्होंने चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर किया। जब उनके पास केवल 2 ही सैनिक बच गए थे तो वो स्वयं भी बुरी तरह से घायल हो गए और उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये मेजर शैतान सिंह आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद की बात करें तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के
मंगलूणा गांव में 1883 में चौधरी ठाकर सिंह के घर पर हुआ था। इनके बचपन का नाम बीरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने 1921 से 1931 तक 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल की यात्राएं की। चित्र में आप स्वामी केशवानंद को देख सकते हैं कि स्वामी केशवानंद ने 1932 में संगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, संग्रहालय और ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया गया। उन्होंने 1944 से 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएँ खुलवाई और अनेक स्थानों पर चलते फिरते जो वाचनालय मतलब लाइब्रेरियाँ और जो हमारे पुस्तकालय ये स्थापित किए। कब? 1944 से लेकर 1956 तक। अगली पर्सनैलिटी आती है मेरी कौन? पंडित झाबरमल शर्मा। तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुरा में 1880 में हुआ था। 1905 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अपनी पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें अमर सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय शोधन, इस तरह के बहुत सारे उन्होंने पुस्तकों का संपादन किया। कौन है? पंडित झाबरमल शर्मा, जिन्हें पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे कौन? आचार्य तुलसी। तो अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन? आचार्य तुलसी। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ था। कहाँ? नागौर जिले के लाडनू कस्बे में इनका जन्म हुआ था। 22 वर्ष की आयु में वे थेरापंथ संघ के नवे आचार्य बनते हैं और नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इससे जनमानस को जोड़ने के लिए उन्होंने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। कितनी? 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की, ताकि पूरा जनमानस अणुव्रत आंदोलन से जुड़े। आचार्य तुलसी एक संदेश देते थे, इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू है, फिर या मुसलमान। इनके बाद आता है मेरे आचार्य नागेश मुनि। 1920 से 1999 तक रहे थे। कौन? आचार्य नागेश मुनि। तो मेवाड़ के दांता गांव में इनका जन्म मोडीलाल श्रृंगार बाई के घर हुआ था। इनके जन्म की बात करते हैं, इनके बचपन का नाम गोवर्धन या नाना था। बचपन से वैराग्य भावना से ओतप्रोत थे। योग्य गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास पहुँचे और उनको गुरु बना लिया। किसको? कोटा के गणेश लाल जी महाराज के पास पहुँचते हैं और उनको ये क्या अपना गुरु बना लेते हैं। दांता के पास ही कपासन गांव में 1996 में इन्होंने दीक्षा ली। कब? पौष शुक्ल अष्टमी को इन्होंने दीक्षा ली। 1952 को अब इनको गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य जो नागेश मुनि है, इन्होंने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने के लिए समता दर्शन का संदेश दिया। किसका? समता दर्शन का संदेश दिया। इन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना धर्म है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में समता धारण करना ही धर्म है। इन्होंने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। इनके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भगवती की दीक्षा मिली थी। इन्होंने मालव प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्ति कराई और अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। इन्होंने समता दर्शन और व्यवहार नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें समरसता की विशद विवेचना की गई थी। सामाजिक चेतना के लिए इन्होंने जीवन पर प्रयास किया। अगले हमारे कौन है? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी के बारे में बात करते हैं। कोमल कोठारी का जन्म हमारे 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ था। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हमारे कोमल कोठारी का जन्म होता है 4 मार्च 1929 को। इन्होंने क्या किया? लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था। किसमें? लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया था। उन्होंने 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में, आप याद रखेंगे, उन्होंने क्या किया? जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। किसकी? रूपायन नामक एक संस्थान है, उसकी स्थापना की। कहाँ पे? बोरुंदा जगह पे। कहाँ पे? जोधपुर जिले में 1960 में। अगले व्यक्ति आते हैं हमारे कौन? कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु के नाम से प्रसिद्ध है ये।
तो हमारे कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हमारे सीकर ज़िले के महू ग्राम में 1922 में हुआ था। तो 1922 में महू ग्राम में हमारे कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर ज़िले में हुआ था। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के माध्यम से उन्होंने क्या किया, ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। अगले हमारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न है हमारे कौन? जगजीत सिंह, गज़ल गायक जगजीत सिंह। तो 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गज़ल गायक जगजीत सिंह का जन्म का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो जाता है। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की थी। तो हम ध्यान दे सकते हैं हमारे जगजीत सिंह जो गज़ल गायक है। फिर आते हैं हमारे कौन? पंडित विश्वमोहन भट्ट। तो 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्वमोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियाँ देनी शुरू की थी। 1965 में इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियाँ देनी शुरू की थी। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात जो ग्रैमी पुरस्कार है वो मिलता है। तो हमारे पंडित विश्वमोहन भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरे का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। आप इसे याद रखेंगे, एक मोहन वीणा है। तो मोहन वीणा किसने बनाई थी? हमारे पंडित विश्वमोहन भट्ट ने। तो इसने क्या किया था, जो हमारे पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने, तो गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों को सटीक और अद्भुत प्रयोग किया और एक बनाई क्या? मोहन वीणा। वीणा नहीं, वीणा। अगले आते हैं हमारे प्रश्न कौन आते? कपूरचंद कुलिश। तो 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में हमारे कपूरचंद कुलिश का जन्म होता है। कहाँ पे? सोडा गांव में हमारे कपूरचंद कुलिश का जन्म होता है। 1951 में पुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में, जो मतलब पहले पेपर क्या दो टाइम आता था, हमारे सुबह भी आता था और शाम को भी आता था। तो हमारे शाम को अखबार आता था, तो सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल मतलब 1975 के समय इन्होंने राजस्थान के गाँव की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया एक श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। किसका? राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का। पुलिस की बात करें तो पुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। किस नाम से? पोलम पोल नाम से। अगले हमारे प्रश्न आते हैं पीके सेठी। क्या पीके सेठी की बात करें तो जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में दिव्यांगों के लिए नकली पैर मतलब जयपुर फुट का विकास किया। इस कार्य के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, डॉक्टर सीवी राय पुरस्कार, पद्मश्री सम्मान और रोटरी इंटरनेशनल फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर पीके सेठी, चित्र में आप इनको देख सकते हैं। जयपुर फुट या नकली पैर का इन्होंने ही विकास किया था। अगले प्रश्न आते हैं हमारे कौन? कवि राजा बांकीदास। ये सब हम राजस्थान के पर्सन्स देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन्स। कवि राजा बांकीदास की तस्वीर आप देख सकते हो। तो ये 18वीं शताब्दी के थे। परिचय की बात करें तो बांकीदास मारवाड़ जोधपुर के दरबारी कवि थे। वे वीर रस के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। बात करें वो किस में निपुण थे? वो युद्ध प्रसंगों और राजाओं के शौर्य का वर्णन करने में निपुण थे। काव्य शैली की बात करें तो वीर रस के साथ साथ भक्ति और नीति की झलक भी उनके काव्यों में देखने को मिलती है। तो वीर रस के साथ साथ भक्ति और नीति की झलक भी उनके काव्यों में देखने को मिलती है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो वीर सतसई और बांकीदासरी बाता। तो वीर सतसई की बात करें तो वीर सतसई में उन्होंने वीरता, धर्म, नीति और कर्तव्य की शिक्षा दी है। तो बांकीदासरी बाता में उन्होंने दोहों का संग्रह किया है। तो भाषा शैली की बात करें तो उनकी भाषा शैली थी राजस्थानी और ब्रज मिश्रित भाषा शैली थी। फिर आते हैं हमारे महाकवि सूर्यमल मिश्रण। चित्र में आप सूर्यमल मिश्रण को देख सकते हैं। तो 1815 से 1868 तक थे, मतलब 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर बूंदी में काफ़ी अच्छा साहित्य वीर सतसई लिखी थी उन्होंने। तो परिचय की बात करें तो राजस्थान के बूंदी राज्य के राजकवि थे। उन्हें राजस्थानी इतिहास का भीष्म कहा जाता है। ध्यान रखना, इन्हें क्या राजस्थानी इतिहास का भीष्म कहा जाता है। इतिहास, वीरता और संस्कृति का उत्कृष्ट वर्णन किया इन्होंने। वे एक इतिहासकार, कवि और नीतिकार भी रहे थे। वे क्या एक इतिहासकार, कवि और नीतिकार भी रहे हैं। कौन? हमारे महाकवि सूर्यमल मिश्रण। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो वीर सतसई, जिसमें वीर रस के दोहों का महान संग्रह किया है।
वंश भास्कर, इन्होंने राजस्थान के राजवंशों का ऐतिहासिक विवरण दिया है। बलवंत विलास, बूंदी राज्य का महाकाव्यात्मक इतिहास दिया है। भाषा शैली की बात करें तो इनकी डिंगल और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। तो 1857 की क्रांति के समय इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य भी किया था। अगले व्यक्ति आते हमारे डूंगजी जवाहर जी, जो कहाँ है, सीकर के। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजे थे। कौन? डूंगजी जवाहर जी। इसमें काका जी तो हमारे डूंगजी थे और जवाहर जी भतीजे थे। ये प्रसिद्ध देशभक्त हुए थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में क्या थे? रिसालेदार थे। जो शेखावटी ब्रिगेड थी तो उसमें रिसालेदार कौन थे? हमारे डूंगजी। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। उन्होंने क्या किया? बाद में उन्होंने ब्रिगेड में रिसालेदार की नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ के वो देश में जो अमीर लोग थे उनसे पैसे मांगने लगे कि हमें आज़ादी के लिए पैसा चाहिए। फिर धन दिया ही नहीं अमीरों ने, तो धन नहीं मिलने पर वो वहाँ पे उनके घर पे डाका डालने लगे, मतलब रॉबिनहुड वाली बात। फिर ये डूंगजी जवाहर जी आप देख सकते हो, इसमें एक तो डूंगजी है और दूसरे जवाहर जी है। तो इस धन से वे गरीब व्यक्तियों की सहायता भी करते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को लूटा। डूंगजी के साले थे भैरू जी। डूंगजी के साले जी कौन थे? भैरू जी। तो भैरू जी ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और अत्यधिक शराब पिला दी। क्या? डूंगजी को खूब सारी शराब पिला दी। अब शराब पिलाने के बाद क्या है, वो मदहोश हो गए। मदहोश होने के बाद क्या है, उनको अंग्रेज़ों से पकड़वा दिया। फिर अंग्रेज़ों ने पकड़ के उन्हें क्या, आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। किनको? डूंगजी को। ठीक है। और पकड़ाया किसने? उनके साले भैरू सिंह ने। तो साले होते ऐसे हैं। डूंगजी की बात करें तो डूंगजी की पत्नी को की फटकार से, फिर डूंगजी की पत्नी आई, डूंगजी की पत्नी ने फटकार लगाया किसको? जवाहर जी को। तो जवाहर जी उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा लेगी कि भैया, जवाहर जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं डूंगजी को छुड़वा के रहूँगा। तो उन्होंने कहा, ऐसा कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लेके आए। बीकानेर के पास गढ़सीसर जो झील है उसमें के पास अंग्रेजी फ़ौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फ़ौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जवाहर जी को घेर लिया। तो वहाँ पे क्या किया? डूंगजी और जवाहर जी को घेर लेते हैं, कहाँ? बीकानेर और जोधपुर राज्य की फ़ौजों के साथ। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरकट्टा नामक के स्थान पर पहुँच जाते हैं। जवाहर जी तो वहाँ से भाग जाते हैं और बीकानेर रियासत के खैरकट्टा नामक स्थान पर पहुँच जाते हैं, जहाँ महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेमपूर्वक रखा। और डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़े पहुँच गए, जहाँ जोधपुर की सेना ने उन्हें छलपूर्वक कैद कर लिया और पकड़ के क्या किया? अंग्रेज़ों को सौंप दिया। तो इस तरह लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठती है इस चीज़ को देख के। अंग्रेज़ों ने डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया? डूंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो जाता है। फिर अगले हमारे जो व्यक्ति आते हैं वो है लोठूजी निठारवाल, जो हमारे सीकर के 1804 में जन्म लिया, 1855 में मृत्यु हो गया। तो लोठूजी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में रींगस में हुआ था। रींगस के भैरू जी वहाँ पे की, जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट में आ गए थे, जहाँ से क्या है, उनके ठाकुर था, तो ठाकुर से उनकी क्या अनबन हो जाती है, तो वहाँ वो छोड़ के आ जाते हैं और अपनी बहन के पास रहने लगते हैं। और बहन कहाँ की है? बठोट की। इनका संपर्क भी हमारे डूंगजी जवाहर जी से होता है। किससे? डूंगजी जवाहर जी से इनका संपर्क भी होता है। जब डूंगजी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था और आगरा के जेलों में बंद कर दिया था, तो लोठूजी, बालू नाई, सांकू लुहार और कर्णा मीणा इनके साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा कराने की एक योजना बनाई गई। अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में पहुँचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को वहाँ से रिहा करवा लिया। तो कौन कौन थे? लोठूजी, ये लोतू नहीं है, लोठूजी, बालूजी नाई, सांकू लुहार और कर्णा मीणा। इसके बाद लोठूजी डूंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज़ विरोधी गतिविधियों में अंजाम देते रहे और 1955 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लोठूजी निठारवाल। अगले आते हैं हमारे कौन? अमरचंद बाठिया जी, हमारे 1793 से 1858 तक थे। तो ये सवाल कई परीक्षा में पूछा जा चुका। देश के पहले प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 के पहले शहीद कौन माने जाते हैं? हमारे अमरचंद बाठिया। तो राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था वो कौन थे? अमरचंद बाठिया। वह राजस्थान निवासी अमरचंद बाठिया था जिसको फांसी पर लटकाया गया था। पहले व्यक्ति थे जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके, और यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनती है।
कौन थे हमारे? अमरचंद भाटिया, बीकानेर के। फिर आते हैं हमारे को विजय सिंह पथिक, 1882 से 1954 तक बिजोलिया के। तो भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह नाम से, असली नाम तो भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक बाद में नाम रखा गया। इनका जन्म 1882 में गुठावली गांव में, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मभूमि हमारी राजस्थान थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा तथा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। साथ ही साथ एक चोटी के क्रांतिकारी भी थे, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्विति और क्रांतिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण में इन्होंने बहुत गहरी भूमिका निभाई थी। कौन है हमारे? विजय सिंह पथिक। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगले व्यक्ति आते हैं हमारे कौन? अर्जुन लाल सेठी। चित्र में आप अर्जुन लाल सेठी को देख सकते हैं। 1880 से 1941 तक जयपुर के। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर रही है। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलग जगाई। सेठी जी की बात करें तो सेठी जी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उन्हीं के तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाया। वास्तव में ये क्या थे? हमारे क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण स्थल थे। कौन? हमारे वर्धमान महाविद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय ये क्या थे? क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य के प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की थी, किंतु देश राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। तो हमारे सवाई माधो सिंह जी द्वितीय थे, उन्होंने कहा था कि भैया आप हमारे यहाँ आओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो सेठी जी की बात करें तो सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया था। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोतीचंद, विष्णुदत्त, ये सब क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से पढ़े हुए थे। सेठी जी हमारे क्या है? होर्डिंग जो बमकांड था, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई, इन सब से जुड़े हुए थे। अजमेर में रहते उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे हमारे शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, ऐसी पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। क्या? मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी इन्होंने प्रयास किया था। अगले व्यक्ति आते हमारे कौन? केसरी सिंह बारट, 1872 से 1941 तक। कहाँ के? शाहपुरा के। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्मभूमि कहाँ की थी? कोटा। जन्मभूमि तो शाहपुरा और कर्मभूमि कहाँ थी? कोटा। तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ? शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था केसरी सिंह बारट। 1903 की बात करें तो 1903 में वायसराय कर्नल लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू किया गया जो हमारा दिल्ली दरबार था 1903 में, तो उसमें शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने जयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया इस नाम के 13 सोटे लिखे। ध्यान रखना, किसको? फतेह सिंह जो हमारे उदयपुर के महाराणा थे, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया नाम के 13 सोटे लिखे, जो उनके अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है। किसके लिए लिखे? हमारे महाराणा फतेह सिंह के लिए। क्यों लिखे? क्योंकि वो 1903 में जो लॉर्ड कर्जन दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे उसमें वो जा रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूतानों में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी खास जिम्मेदार माने जाते हैं। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधि से जोड़ने के लिए 1910 में इन्होंने क्या किया? 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। कब? 1910 में इन्होंने क्या किया? वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया और स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे जो केसरी सिंह बारट जी है वो अकेले ही इसके अंदर शामिल थे। उनके जमाई, उनका पुत्र, उनका भाई सभी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। जो बारट जी थे, बारट जी ने अपने सहोदर मतलब अपने भाई जोरावर सिंह, बेटे पुत्र प्रताप सिंह, जमाता मतलब जो उनका जवाई था ईश्वरदान आसिया, इन सबको रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचंद की सेवा में
क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। तीनों को भेज दिया। किन किन को? अपने बेटे प्रताप सिंह को, भाई जोरावर सिंह को और अपने जवाई ईश्वरदान आसिया को। किनके पास भेज दिया? हमारे रास बिहारी बोस के पास भेज दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली थी। अगले व्यक्ति आते हैं हमारे कौन? कुंवर प्रताप सिंह बारठ, जो उनके बेटे, जो हमारे केसरी सिंह बारठ है उनके बेटे कुंवर प्रताप सिंह बारठ 1893 से 1918 तक। तो आप देख सकते हैं कि 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति की विरासत में मिली थी। इनके पिता थे कौन? केसरी सिंह बारठ और चाचा कौन थे? जोरावर सिंह बारठ। ये दोनों के दोनों प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश में स्वतंत्र करने में वो जुट जाते हैं। वे रास बिहारी बोस का अनुकरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होते हैं। किसमें? रास बिहारी बोस का अनुकरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए। चित्र में आप देख सकते हो प्रताप सिंह बारठ को, कितने क्यूट से लग रहे हैं। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा होती है। किसके लिए? बनारस कांड की वजह से उनको क्या है 5 साल का सश्रम कारावास दिया जाता है और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग उन पर चलाया जाता है। बरेली की बात करें तो बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम वो बता दे, लेकिन उन्होंने किसी भी अपने सहयोगी का नाम नहीं बताया। भारत सरकार के जो उस समय की जो भारत सरकार, ब्रिटिश भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार की गुप्तचर निदेशक पर चार्ल्स क्विलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी। भाई चार्ल्स क्विलैंड ने उनको खूब मारा पीटा, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली की जेल में क्विलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। उनके कहा प्रताप सिंह को कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है, तुम ये सब बताओ और छूट जाओ। तब प्रताप सिंह ने कहा, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण थोड़ी बन सकता हूँ। मेरी माँ रो रही है तो रोने दो, जिससे अन्य कोई किसी की माँ ना रोए। लास्ट में क्या होता है? अमानुषिक जो यातनाएं थी उनके कारण 1918 में मात्र 22 साल की उम्र में प्रताप सिंह शहीद हो जाते हैं। हारकर क्विलैंड को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा जिसको तोड़ ना पाए। फिर आते हैं मेरे बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर में 1908 से 1942 तक रहे। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना करके इनका प्रचार प्रसार किया था। किसमें? नागौर में चरखा संघ खद्दर भंडार की स्थापना की और इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के लिए बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया। जेल में क्या हुआ? जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ बिस्सा ने क्या किया? भूख हड़ताल की, जैसे हमारे जतिन दास थे उन्होंने की थी। तो जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए और उन पर लू का भी प्रभाव पड़ गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल के अस्पताल में भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो जाता है जिस दिन उसको लेके जाया जाता है। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे पूरे के पूरे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। उस ज़माने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चल के उनकी जो अंत्येष्टि थी उसमें भाग लिया था। बाल मुकुंद बिस्सा, अंदाज़ा लगा सकते हो, उनके अंत्येष्टि के लिए अंतिम संस्कार में 1 लाख लोग शामिल हुए थे। बात करें अगले सागरमल गोपा, ये कहाँ के थे हमारे व्यक्ति? ये हमारे जैसलमेर के थे। तो जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध करके जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रचार पर विशेष जोर दिया था। किस पे? शिक्षा प्रचार पर विशेष जोर दिया। चित्र में आप सागरमल गोपा को देख सकते हैं। गोपा की बुक बात करें तो आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज, ये पुस्तकें छपवाकर उन्होंने सब जगह बांट दी, जिसमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और उनकी कटु आलोचना की गई थी। इसके लिए उन्हें राज का कोपभाजन होना पड़ा, मतलब जैसलमेर रियासत ने उन्हें जैसलमेर से बाहर भगा दिया।
इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए और जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। ऐसा करके मैं तेल छिड़क के उनको जिंदा जला दिया और वो शहीद हो जाते हैं सागरमल गोपा। फिर नाना भाई खाट आते रास्तापाल डूंगरपुर के। जब डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में एक आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा निर्देश कर रहे थे। किसने? डूंगरपुर प्रजामंडल ने। रास्तापाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरदस्ती बंद कराने के लिए 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। तो नानाभाई खाट ने कहा कि प्रजामंडल के आदेश होंगे तो ही मैं पाठशाला बंद कर सकता हूं, नहीं तो इसके अलावा किसी के आदेश से मैं पाठशाला बंद नहीं करूंगा। मजिस्ट्रेट ने कहा मैं तो महारावल के आदेश लेके आया हूँ, मतलब महारावल ने यह आदेश दिया है। और कौन महारावल, कायेगा महारावल, हम तो केवल जो प्रजामंडल के आदेश को ही मानेंगे। तो नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से मना कर दिया। तब डंडोर बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नानाभाई खाट की निर्मम पिटाई की जाती है। बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वे इतने घायल हो जाते हैं कि वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब शहीद हो जाते हैं। अगले व्यक्ति हमारे को सरदार हरलाल सिंह। ये कहाँ के? झुंझुनू के। तो सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह क्या थे? अशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान और प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। क्या किया? किसान और प्रजामंडल आंदोलन में उन्होंने क्या किया? सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना करके उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। क्या? विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना करके उन्हें उससे क्या किया? राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया था। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि किसने दी थी? उनके सहयोगी ने। अगली आती है हमारे कौन? किशोरी देवी। तो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। तो उनकी पत्नी कौन थी? किशोरी देवी। तो सीहोट के ठाकुर थे मान सिंह। तो सीहोट के ठाकुर मान सिंह के द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया था। आप सोच सकते हैं 1934 की, जिस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, उस समय उन्होंने 10,000 महिलाओं को घर से बाहर बुलाया और एक आंदोलन किया। तो इससे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण की बात नहीं हो सकती। फिर आते कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। ये कहाँ के? हमारे नीम का थाना के। तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की जो वर्धमान पाठशाला थी वहाँ हुई थी। उसके बाद वो सांबर और कानपुर में चले गए और वहाँ जाके शिक्षा ली। ये कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी है। चौधरी जी की बात करें तो चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य करना शुरू किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में वो शामिल हो जाते हैं। 1930 ईस्वी से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने अजमेर और जयपुर में प्रकाशित दैनिक नवज्योति लंबे समय तक संपादन किया था। दैनिक नवज्योति अखबार है, उसमें उन्होंने लंबे समय तक संपादन का कार्य किया। फिर आती मेरी जानकी देवी बजाज, जो कहाँ की? सीकर की। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोतिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ इनकी शादी होती है, मतलब जानकी देवी का विवाह होता है और इनके ससुराल वर्धा में था। सबसे पहले जानकी देवी ने जड़ परंपराओं की तिलांजलि दी। जो जड़ परंपराएं थी उनको त्याग दिया और तभी खुलकर वो सत्याग्रह में भाग ले सके। जमनालाल बजाज जी के देहांत के बाद उनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुनी गई थी। कौन? जानकी देवी बजाज। फिर आती है हमारी अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी। इनका जन्म 1897 में सीकर जिले में श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ था। अपने पिता की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर दिया उन्होंने और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने के लिए का उन्होंने संकल्प ले लिया।
1921 से 1924 तक मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ सत्याग्रह का काम करना शुरू कर दिया। किसने? अंजना देवी चौधरी ने। चाहे दलितोत्थान का कार्य हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, उन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। रियासती जनता की बात करें तो उनमें पहली गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? जो हमारी अंजना देवी चौधरी। फिर आती है हमारे रतन शास्त्री। रतन शास्त्री की बात करें जयपुर की, तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खासरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ था। इनका विवाह हमारे हीरालाल शास्त्री जी से हुआ था, जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। सन 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान जनसेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री के द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिया था। किसमें? जीवन कुटीर नाम का एक संस्थान बनाया जाता है मिलके, हीरालाल शास्त्री रतन शास्त्री दोनों मिलके पति पत्नी। तो रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की खूब सेवा की, जिन्होंने रतन शास्त्री। फिर आती है मेरे रमा देवी जयपुर की, तो इनका जन्म हमारे वैद्य गंगाराम सहाय के घर में हुआ था। इनका विवाह 7 साल की उम्र में ही हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई थी। कौन? रमा देवी। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह होता है। विवाह के बाद इन्होंने क्या किया? खादी पहनना प्रारंभ कर दिया और नौकरी छोड़ करके पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का काम शुरू किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया आ गई और वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? रमा देवी चौधरी। ये रमाबाई को क्या किया जाता है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहा गया, लेकिन उनका जवाब क्या था कि जब तक मैं किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं यहाँ आती रहूँगी। उन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, लेकिन फिर भी वो दृढ़ता से वहीं डटी रही। 1930 और 1932 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था और जेल भी गई थी। फिर बात करें हमारे कालीबाई, जो कहाँ की है? डूंगरपुर की। कालीबाई भील की बात करें तो डूंगरपुर गांव के रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं हुई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल के साथ पाठशाला बंद करवाने पहुंचते हैं। हमने नाना भाई खाट का नाम सुना था, वही कहानी। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर दी और इसकी चाबी सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल के कार्यकर्ता नाना भाई खाट ने मना कर दिया और इन पर हमारे सिपाहियों ने नाना भाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। हमारे नाना भाई खाट को तो मारना पीटना शुरू कर दिया और जो उनके साथी थे सेंगा भाई, उनको ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि ये बालिका है और ये रस्सी है जिससे वो बांध के खींच रहे हैं। तो हमारी कालीबाई आती है और अपनी जो दराती है उससे वो उस रस्सी को काट देती है। चित्र में इस चीज़ को साफ साफ दिखाया गया। 13 वर्षीय भील बालिका थी कालीबाई, जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी। जब उन्होंने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते हुए देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ती है, चिल्लाने लगती है कि मेरे गुरुजी को कहाँ लेके जा रहे हो। ट्रक को रुकते देखकर उन्होंने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगा भाई की कमर से जो रस्सी बंधी हुई थी उसको काट दिया, मगर पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को झल्ली कर दिया। कब? 18 जून 1947 को। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई 20 जून 1947 को दम तोड़ देती है और रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक भी बनाया हुआ है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व या पर्सनैलिटीज़ को जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।